देखेंगे। तो पंचकर्म है कॉन्टिन्यूशन में। और लास्ट हम लोग जहाँ थे। चलो, बस्ती की बात चल रही थी, और ये चरक के अनुसार ये वाला पॉइंट हमने देखा था कि वमन या विरेचन से किसी की शुद्धि कराई हो तो उसको 9th डे अनुवासन बस्ती या घृतपान देना है। 9th डे, ठीक है। अनुवासन या घृतपान। उसके 3rd डे निरो बस्ती, और सबसे जरूरी बात आपसे कही थी कि उसी दिन अनुवासन बस्ती देनी है, ठीक। जिस दिन निरो दी उसी दिन अनुवासन बस्ती है। नेक्स्ट बात है कि विरेचन के 7 दिन तक निरो नहीं देते, निरो के 7 दिन तक विरेचन नहीं कराते हैं। आगे चलोगे सुश्रुत अष्टांग हृदय के पॉइंट से जरूरी नहीं है हमारे लिए, ये जरूरी है चरक के अनुसार बस्ती के भेद, कर्म के अनुसार। ध्यान से देखोगे, 3 बस्तियां बताइए, कर्म काल और योग बस्ती। कर्म काल और योग बस्ती। बस्ती की संख्या क्रमशः 30, 16 और 8। अगर ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट हाफ होती जाती है। 30 है, फिर 16 है, और फिर 8 है ना। 15 नहीं है। तो 30, 16 और 8 कैसे कैसे होती हैं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हम बस्तियां देना शुरू भी करते हैं ना, तो जनरली इसने बस्तियां दी जाती हैं। सवाल पूछा जाता है ऐसा क्यों करते हैं, कि जो बात है उसको पहले जीत लिया जाता है, ठीक। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहता है। आप चाहो तो ऊपर ऐसा लिख सकते हो अपने याद करने के लिए, ए लिख लो यहाँ पे, और लास्ट में ए लिख लो, और यहाँ भी ए लिख लो। अकेले एन लिखना है यहाँ। ए का मतलब है अनुवासन, और एन का मतलब है निरूप बस्ती यहाँ पे, ठीक है। तो इनके नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वो इन बस्तियों के नंबर लिखे हुए हैं। देख पा रहे होगे कि सबसे शुरुआत में ए लिखा है और एंड में भी ए लिखा हुआ है, तो मतलब इन बस्तियों की शुरुआत हमें जो करनी है वो अनुवासन बस्ती से करनी है, और जो एंड करना है वो भी अनुवासन बस्ती से करना है। कॉन्सेप्ट कि शुरू में अनुवासन दे रहे हैं इसलिए कि बात को जीत ले, ठीक है, जिस बात की वजह से निरूप बस्तियां काम नहीं करेंगी, ठीक है। और जो लास्ट में अनुवासन है वो इसलिए है कि जो निरूप बस्ती बीच में आपने दी होंगे उससे जो धातु क्षय हुआ होगा मान लो, ठीक है, तो उसकी पूर्ति हो जाए, वो वात का जो प्रकोप होना चाहिए था उसे शमन करना है हमें, इसलिए देते हैं। पीछे शायद हमारी बात हुई हो कि वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन और स्वेदन कराते हैं, और बोलो अंत में स्नेहन करना है। स्नेहन कराया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखोगे। तो यहाँ देख पा रहे हो आप 30 बस्तियां हैं। आप इजी रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, चाहे कर्म बस्ती हो, चाहे काल, चाहे योग बस्ती। तो शुरुआत में एक एक अनुवासन बस्ती की बात है, तो इजी है ये बात याद करना, एक एक एक, ठीक है। जो सबसे कम वाली है योग बस्ती, उसका एंड भी एक के साथ ही करना है, क्योंकि नंबर ही बहुत कम है हमारे पास, टोटल 8 ही बस्तियां हैं। तो वहां एक और एक है, शुरू में भी और लास्ट में भी, अनुवासन बस्ती। फिर काल बस्ती की बात करें तो ओड नंबर से देखो, लास्ट में एक के बाद यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, और कर्म बस्ती में ऊपर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 1, 3 और 5। तो शुरू में एक एक अनुवासन बस्ती, और लास्ट में योग वाली एक बस्ती, काल वाली 3 और कर्म वाली 5 बस्तियां, ठीक है, अनुवासन। इसके बाद जो नंबर रह जाता है हमारा, उनको आप इक्वली डिवाइड कर दो अनुवासन और निरूपस्ती के अंदर। जैसे 30 थी पहले वाले में अगर हम बात करें, तो 6 हो गई है, शुरू में एक, लास्ट में 5, बाकी बचती हैं 24, 24। तो उनको 12 12 में बांट दिया। इसी तरह 16 है, तो एक और 3 4 हो गई, बचती हैं 12, तो 6 और 6, ठीक है। 8 में इसी तरह 2 हो गई, 3 और 3 6। मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले मान लो कि भाई काल बस्ती के अंदर निरूप बस्ती की संख्या कितनी होती है, तो आप निकाल लोगे कि 6 लिखा हुआ है एनवाई लाइन के अंदर। कोई मान लो पूछ ले कि अनुवासन बस्तियां कितनी होती हैं काल बस्ती के अंदर, तो भी बता दोगे कि 6 हटा देनी निरूप, बाकी सारी अनुवासन है ना। तो 10 हो गई। इसी तरह कोई इस तरह भी सवाल कर सकता है कि शुरुआत में कितनी अनुवासन बस्ती देते हैं या अंत में कितनी अनुवासन बस्तियां देते हैं, तो वो भी याद कर लोगे। एक वाग्भट का पॉइंट लिखा हुआ है, आपका मन है याद करना चाहो तो, आपके यहाँ पूछा नहीं गया वाग्भट के अनुसार। तो उन्होंने काल बस्ती की संख्या ना 15 बता दी है, 15। और जो नंबर कम किया है वो निरू बस्ती का नंबर कम किया है, जो पहले से ज्यादा ही है। अनुवासन बस्ती उनको नहीं छुआ, निरू बस्ती जो ऑलरेडी कम थी, 6 थी, उनको 5 कर दिया, यहाँ देख पा रहे हो। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी मैं कह रहा हूँ नहीं याद करना चाह रहे, छोड़ो, ऑप्शनल है। क्लियर। तो कर्म काल योग बस्ती 30, 16, 8, बाकी आपको डिवीजन समझा दिया मैंने, याद कर लोगे। आगे आ जाता है उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती, तो इसका जो नेत्र होता है उत्तर बस्ती का, जो अगला हिस्सा होता है वो कह रहे हैं स्वर्ण या चांदी का बना होता है। उत्तर बस्ती नेत्र स्वर्ण या चांदी का बना हुआ।
जाति या कनेर पुष्प के समान उसका वृंत होगा। जाति या कनेर वर्ड याद रखना। जाति या कनेर पुष्प वृंत के समान। गोपुच्छाकार ये भी है। छिद्र है सरसप छिद्र। ठीक है। तो सरसप छिद्र पीछे आपको बताया था, अगर ट्रिक ध्यान आ रही हो तो मस्का करके हमने याद किया था। ठीक है। तो मुमा मस्को अलग अलग ट्रिक है हमारी, तो मस्को मस्का आपने याद किया होगा, तो वहां से देख सकते हो मुदत था शायद पहले। ठीक है। फिर मटर या सतीन। फिर का से कोल, ये कोलास थे। करगंदू। करकंदू। करकंद। करकंदू ठीक है ना, तो याद कर लेना, कुल मिला के ऑप्शन देख के निकल जाता है। ठीक है। तो करकंदू है लास्ट में, ठीक कह रहे हैं। वापस आ जाओगे। आगे चलिए। यहाँ देख पा रहे हो आप सरसप छिद्र के समान। जो छिद्र है वो सरसप, यानी सरसों का दाना जितना होता है उतना। यहाँ सिर्फ दो कर्णिकाएं होती हैं, याद रखना है आपको। दो कर्णिकाएं। बस्ती पुटक अजा बस्ती का बना होता है, ठीक, जिसके अंदर आप बस्ती द्रव्य रखते हो वो किसका बना है, अजा बस्ती का बना हुआ है। बस्ती नेत्र का प्रमाण 12 अंगुल है। वहां अलग अलग प्रमाण आपको बताए थे, यहाँ 12 अंगुल याद रखना है। बस्ती नेत्र का प्रमाण 12 अंगुल। ठीक है। आगे सुश्रुत के अनुसार है, वो पोर्शन हम देखेंगे ही नहीं, आपके यहाँ पूछा नहीं गया तो छोड़ोगे उसको, आगे आ जाओगे। नेक्स्ट देखिए। यहाँ आ जाए। चरक संहिता में पशु चिकित्सा का उल्लेख दो स्थानों पर मिलता है, चरक चिकित्सा 23 और चरक सिद्धि 11। यानी कि सिद्धि स्थान के अंदर भी मिलता है, चिकित्सा स्थान के अलावा। तो चरक चिकित्सा 23, सिद्धि 11, ये खैर आपके यहाँ पूछा नहीं गया, पंचकर्म की बात करनी है तो रहने दोगे। ये पोर्शन देखना चाहो तो हल्का सा नजर डाल लो कि पशुओं में बस्ती देने की भी बात आई है। पशुओं में बस्ती याद कितना रखोगे, बस इन दो पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, इतने पे, है ना, इसके बाद नहीं। तो फर्स्ट दिया है कि हाथियों में बस्ती नेत्र का प्रमाण, उनको बस्ती अगर देनी है तो प्रमाण बता रहे हैं एक अरत्नी। अब आप जानते होगे शायद कि एक अरत्नी कितने अंगुल के बराबर होता है। 22 अंगुल। ठीक है। तो एक अरत्नी बराबर 22 अंगुल, ये याद रखोगे। तो हस्ती में एक अरत्नी यानी सबसे बड़ा साइज इसके लिए है। ऊंट और भैंस में बात करें साइज थोड़ा कम हो गया, 18 अंगुल हो गया। गाय और घोड़ों में देनी है तो 16 अंगुल, भेड़ बकरी में 10 अंगुल। तो 22 अंगुल, 18 अंगुल, 16 अंगुल और 10 अंगुल। 22, 18, 16 और 10। ठीक। नेक्स्ट है बस्ती पुटक किसका बना होगा। अभी पीछे हमने उत्तर बस्ती की बात चरक के अनुसार की, वहां आपने देखा कि अजा बस्ती का है, वहां एक सिंपल बात कह दी। यहाँ हस्ती के लिए देखोगे आप तो भेड़ और बकरी का कह रहे हैं बस्ती पुटक। इसी तरह ऊंट और भैंस के लिए, उनके लिए भी भेड़ और बकरी का ही बस्ती पुटक की बात आई है। तो जानवर बड़े हैं, हाथी है चाहे ऊंट और भैंस है, लेकिन उनके लिए बस्ती पुटक छोटे जानवरों का है, भेड़ बकरी का। गाय और घोड़ा, इनके लिए भैंस का बस्ती पुटक ले रहे हैं, भैंस। और भेड़ बकरी के लिए वृद्ध बैल, वृद्ध बैल ऑक्स जो होता है ओल्ड उसका। तो याद रखना जो बड़े जानवर हैं हाथी और ऊंट भैंस, उनके लिए तो भेड़ बकरी का ले रहे हैं बस्ती पुटक, जबकि गाय और घोड़ों के लिए भैंस का, और भेड़ बकरी के लिए वृद्ध बैल का। बाकी नेत्र का प्रमाण 22, 18, 16, 10 अंगुल में। ठीक है। तो 22 अंगुल एक अर्थ में, तो वो भी समझ सकते हो। आगे अस्थावन बस्ती अनुवासन बस्ती की मात्रा बताइए, उसको आप रहने दो। आपको याद करना है, ये एक जनरल पॉइंट है, इसको याद रख सकते हो कि जानवरों में बस्ती नेत्र 1/4 भाग प्रवेश कराते हैं, मनुष्यों में बोलो कितना कराते हैं। 1/4। ठीक है। तो वन वहां बाई फोर वहां भी इतना ही है, क्लियर। नेक्स्ट देख पा रहे हो अनुवासन बस्ती, निरहु बस्ती से 1/8 भाग देते हैं जानवरों में, मनुष्यों में कितना है। 1/4। 1/4। 1/4। ठीक है ना। 1/4। तो कितना था निरहु बस्ती की मैक्सिमम मात्रा, बोलिए। 24 पल। 24 24 पल। पल सर। 24 पल। और 12/4। अनुवासन बस्ती की 6 पल। 6 पल। ठीक है 1/4। ना। छह तो पल 6 चौक 24, इनको नहीं समझ आया तो ऐसे किया। अनुवासन बस्ती तो पशुओं में जो है 1/8 है निरहु से, और मनुष्यों में 1/4 है, तो याद रखोगे। आगे बेटा शारंगधर के कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरूरी पॉइंट्स होते हैं, शारंगधर के भी हैं चरक के भी हैं। बता देता हूँ क्योंकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स होते हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है। इनको देख लेते हैं जल्दी से, चलो।
तो शारंगधर ने कहा है कि सभी औषधियां जो है वो नवीन लेनी चाहिए, नई लेनी चाहिए, मतलब ताजे ताजे। लेकिन मधु, विडंग, गुड़, सर्पी, पिपली और धान्य, ये जो है ये पुराने ले सकते हो। मधु, विडंग, गुड़, सर्पी, पिपली और धान्य, इनको पुराना। ठीक है, तो याद रखेंगे। चरक, मदन फल का संग्रह, ग्रीष्म और बसंत ऋतु के मध्य में करते हैं। मदन फल वमन कराने के लिए, तो ग्रीष्म और बसंत के मध्य। ठीक है, आगे चलेंगे। स्नूही का संग्रह शिशिर ऋतु के अंत में। एक मिनट बेटा। देखेंगे आगे। तो बेटा मदन फल संग्रह की हम बात कर रहे थे। शिशिर ग्रीष्म और बसंत के मध्य, माफ करें, ग्रीष्म और बसंत के मध्य। स्नूही संग्रह शिशिर ऋतु के अंत में। स्नूही का संग्रह शिशिर ऋतु के अंत में। अश्वगंधा संग्रह चाहो तो लिख लो, यहाँ शायद लिखा भी होगा, लिखा है। अश्वगंधा का शिशिर में करते हैं, और स्नूही का शिशिर ऋतु के अंत में करते हैं संग्रह। दोनों बातें याद रखोगे। भल्लातक संग्रह ग्रीष्म ऋतु में। उष्ण मेडिसिन है, तो उष्ण ऋतु में, ग्रीष्म में। भल्लातक इन ग्रीष्म। शिलाजीत ग्रीष्म में। शिलाजीत ग्रीष्म में। ये छोड़ो, आप आगे क्या लिखा है। नागबला
माघ फागुन, नागबला, माघ फागुन, माक्षिक तो माधव, माक्षिक माधव, सीधा याद रखना है, माँ से माक्षिक, माँ से माधव। अश्वगंधा का संग्रह शिशिर ऋतु में, जलोका का संग्रह शरद ऋतु में करते हैं, है ना, तभी हम जनरली रक्तमोक्षण कराते हैं, पित्त का प्रकोप होता है। तो जलोका संग्रहण शरद ऋतु के अंदर। सभी फल पक्व अवस्था में लेते हैं, लेकिन बिल्व को पक्व नहीं लेते हैं। नहीं बात हुई हो तो लिख लोगे जल्दी से कि बिल्व पक्व लेने पे क्या करता है, दुर्जर और पूती मारुत कर, दुर्जर और पूती मारुत, पूती मारुत यानी दुर्गंधित अपान वायु, तो डाइजेस्ट होने में मुश्किल होता है अगर बिल्व को पका हुआ लेते हैं, तो बिल्व को कच्चा लिया जाता है। तो सभी फल पक्व अवस्था में लेने हैं अदर देन बिल्व। नेक्स्ट देखिए, सभी शाक हरे लिए जाता है ना, मूली को छोड़कर कह रहे हैं इसको। आप कुछ पुराना भी यूज कर सकते हो, मतलब सूखा के कहने का मतलब है, शाक हरे एक्सेप्ट मूली। सभी फल सरस अवस्था में लेने हैं, सरस अगेन वही कि नवीन बिल्कुल में रस हो। द्राक्षा और हरित की अपवाद है, द्राक्षा और हरित की ये अपवाद है। शीर मूत्र और पुरीश इनको कब ग्रहण करना है, तो आहार के जीर्ण होने पर, मतलब आप एनिमल्स के ये इस्तेमाल कर रहे हो शीर मूत्र या पुरीश, तो आपको देखना है कि एनिमल ने जो भी खाया है जब वो डाइजेस्ट हो जाए तो उसके बाद इनको ग्रहण करना है, शीर मूत्र और पुरीश आहार जीर्ण होने पर। अगर कहीं कल्पना का उल्लेख नहीं है तो वहां पर कल्क यूज करना है, तो कल्क यदि कल्पना ना बताई गई हो। नेक्स्ट देखोगे, औषध, औषध का प्रयोग प्रातः काल करना है, अगर टाइम नहीं बताया आपको तो मॉर्निंग में लो, ठीक है, कल्पना नहीं बताई है तो कल के ग्रहण करना है। औषध नहीं बताई है टाइम तो सुबह सुबह लेनी है प्रातः काल। अगर कहीं प्रयोज्यांग नहीं बताया तो वहां मूल या जटा का प्रयोग करना चाहिए उस पौधे के, ठीक है, प्रयोज्यांग नहीं बताया हुआ तो मूल या जटा का यूज करना है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कितने भाग लेना है इस मेडिसिन को, जैसे मान लो 50 द्रव्य पड़े हैं किसी मेडिसिन के अंदर, तो आपको क्या करना है, वहां पे सम भाग लेना है, उसको इक्वल अमाउंट में लेना है चीजों को। पात्र नहीं बताया हुआ किस पात्र में बनाना है, तो मिट्टी का पात्र लोगे, मिट्टी का। याद रखना, लोग लोह का लगा देते हैं आंसर, लोह नहीं है, मिट्टी का पात्र आंसर है। द्रव्य नहीं बताया हुआ कहीं तो जल लो वहां पे, ठीक है, द्रव्य तो जल। किसी द्रव्य का नाम दो बार आ जाए, आपको कई योग ऐसे मिलेंगे, एक ही द्रव्य का नाम दो बार मिल जाएगा उस योग में, कई बार अलग अलग पर्याय के साथ, कि कहीं कुछ और पर्याय दिया आगे कुछ और पर्याय उसका लिख दिया, तो इसका मतलब है उसको दो गुनी मात्रा में लेना है, बाकी द्रव्यों के कंपैरिजन में उसको डबल ले लो आप। अति स्थूल जटाएं होने पर, ठीक है, कहीं मान लो कि जटा लेने का उल्लेख है लेकिन जटाएं कह रहे हैं अधिक स्थूल हैं, बहुत मोटी हैं, कि उनका सार नहीं आ सकता इजिली, तो फिर उसकी त्वचा लेनी चाहिए ऐसे पौधे की, अति स्थूल जटाएं होने पर त्वचा का प्रयोग करना है। सूक्ष्म मूल है किसी पौधे का तो संपूर्ण पौधा ले लो, जैसे हमने, चलो बता दोगे मुझे, प्रीति, प्रीति, बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है उधर। मीनाक्षी, हाँ जी सर। हाँ बेटा, मैं सवाल कर रहा था कि शंख पुष्पी का क्या पार्ट यूज करते हैं। मूल सर। मूल यूज करते हैं, शुभम क्या सही जवाब है। फूल फूल भी यूज करते हैं। ये फल। संपूर्ण पौधा यूज करते हैं, छोटा होता है। और क्या किस फॉर्म में यूज करते हैं उसको, क्वाथ बनाते हैं उसका या चूर्ण लेते हैं, क्या लेते हैं। इसमें स्वरस में और और कोई बोला। कल फूल फूल लेते हैं, कल जामुन कल का फूल। पंचांग ठीक यूज है, करते हैं सर। कल्क लेते हैं और पंचांग यूज करते हैं, सामूल पुष्प कल्क ऐसा आपको बताया है, ठीक है ना। देखो चलो आगे, बेटा इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को जज कर पाऊँ, ठीक है, कि कैसा पढ़ रहे हो कैसा नहीं पढ़ रहे हो, अपनी जिम्मेदारी समझो क्योंकि एग्जाम लगा हुआ है, ज्यादा टाइम रहा नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ
इस भरोसे मत बैठो कि सर सवाल पूछेंगे तो हम पढ़ेंगे उस दिन। ना, आपको पढ़ना है, देख लेना, वरना वही होगा कहानी कि बस पछताना रह जाता है कि थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो कुछ और रिजल्ट होता, और नहीं दिखाई तो फिर कुछ और थोड़ी सी ही है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ये समझ लेना। एमओ जैसे एग्जाम में लोग अगर क्वालिफाई नहीं करते ना, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे पीजी में क्या हो जाता है कि एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं, मान लो 350, जिसका सिलेक्शन होगा उसे देख रहे हो, आप जानते हो, और एक के ही आप जानते होगे उसको भी, उसके मार्क्स कितने आ रहे होंगे, उसके 100 मार्क्स आ रहे होंगे, या 98 या 90 ऐसे भी आएंगे, ऐसा मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है एमओ के अंदर। एमओ में ऐसा होता है कि अरे उसका सिलेक्शन हो गया, जिसके कह लो कि अगर एक नंबर की बात कर लूँ मैं, कि 100 में से जिसके 60 मार्क्स आए उसका सिलेक्शन हो गया, और मेरे तो 58 है, क्योंकि ज्यादातर फिर उसी रेंज में अटके होंगे, सब इतने होंगे 50 से 58 जिनका नहीं हुआ होगा मान लो। ठीक है ना? तो ये बड़े दुख वाली कंडीशन होती है, बड़ा बुरा लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करनी थी, सिलेक्शन हो गया होता। तो ऐसा मत होने देना, मेहनत कर लेना अच्छे से। देखो आगे, तो सूक्ष्म मूल हो तो संपूर्ण पौधे का प्रयोग करना चाहिए। न्यग्रोध्र की त्वचा यूज करते हैं, न्यग्रोध्र की त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है। बीजक का सार यूज होता है, बीजक सार और न्यग्रोध्र की त्वचा। तालिश के पत्र इस्तेमाल होते हैं, पत्ते, तालिश पत्र। धातकी के पुष्प यूज होते हैं, धातकी पुष्प यूज होते हैं, धातकी के। तो तालिश के पत्र और धातकी के पुष्प यूज होते हैं, बीजक का सार यूज होता है। तो ये सब याद रखोगे। त्रिफला में फल लिया जाता है, जानते ही हो, नाम ही उनका त्रिफला। स्नोही का शीर यूज करते हैं। और शार, अगर कहा जाए आपसे कि भाई एक शार लेना है और नाम ना दिया हो, तो वहां आपको यव शार लेना है, ये भी याद रखोगे। शार लेना है तो यव शार लेना है। क्वाथ और लेप के लिए आपको चंदन इस्तेमाल करना है, तो रक्त चंदन लोगे। क्वाथ और लेप के लिए रक्त चंदन। हम याद रखते हैं कि काले में लाल, मतलब काले मतलब का से क्वाथ, ले से लेप, तो काले में लाल, लाल मतलब रक्त चंदन। ठीक है, कोई काले कहे तो काले की जगह रक्त ले लो, ऐसा करके याद कर लो। तो क्वाथ लेप में रक्त चंदन, बाकी सब जगहों पे श्वेत चंदन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एक ये योग है, कई बार आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, क्या आम बात में यूज होता है सिंगनाथ गुगलू। गंधक पड़ा हुआ है इसमें, एरंड तेल पड़ा हुआ है, दंडवाड़ी नामक आचार्य ने बनाया था। नेक्स्ट देखें, ये पॉइंट भी देख चुके हो, पिंड श्वेत के आसन 7 होता है। ठीक है, पिंड श्वेत के आसन 7, नंबर याद रखोगे। ये देखेंगे, ये जरूरी बात है। कह रहे हैं अश्वगंधा, शतावरी, शतपुष्पा, वासा, कूष्मांड, कुटज, प्रसारणी, सहचरी, गुडुचि, इन द्रव्यों को गीला होने पर भी 2 गुना नहीं लेना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब कोई द्रव्य अगर सरस है, मतलब गीला है कह लो, तो आप उसकी ज्यादा मात्रा लेते हो, आप ये मान लेते हो कि इसमें काफी ज्यादा तो वाटर कंटेंट है ना, तो वजन हमें जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो आप उसकी मात्रा डबल लेते हो। ये रूल है। लेकिन कह रहे हैं ये कुछ द्रव्य हैं कि अगर वो गीले हैं, मतलब आर्द्र हैं, तब भी उनको डबल नहीं लेना है। याद करने के लिए एक खराब से ट्रिक लिखी है यहाँ, और याद कर सकते हो। अश्व कुकु प्रसक, अश्व कुकु प्रसक। आ से अश्वगंधा है, शा से शतावरी है, शा से शतपुष्पा भी है, वा से वासा है। अश्व कुकु मतलब कूष्मांड और कुटज, अश्व कुकु। प्रसग यानी प्रसारणी, सहचरी और कुरुचि। तो अश्व कुकु प्रसग, अश्वगंधा, शतावरी, शतपुष्पा और वासा। अश्व कुकु यानी कूष्मांड कुटज, प्रसग यानी प्रसारणी, सहचरी और गुरुचि। इन द्रव्यों को आर्द्र होने पर भी 2 गुना ना लें, स्पेशली याद रखना, आर्द्र होने पर भी डबल नहीं लेना है। रत्नों का ज्ञान अध्ययन से नहीं होता, आपके काम की बात नहीं, रहने दो आप। ये फिर शारंगधर की मात्राएं हैं, ये आपसे पूछी नहीं गई, तो हम इनको याद ही नहीं करेंगे, सीधा आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट देखोगे, संसर्जन क्रम में रसों का क्रम क्या होता है। संसर्जन क्रम में रसों का क्रम, बिल्कुल ध्यान से याद रखना। इसके पहले मुझे एक बात बता दोगे कि आहार में रसों का क्रम क्या होता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको द्रव्य गुण के साथ। मधुर, अम्ल, लवण, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ऐसा तो नहीं है, किसी ने कहा है कि मधुर रस का सेवन जो है भोजन के अंत में करना चाहिए, तो क्या एक्सप्लेनेशन है, किसका स्टेटमेंट है? सुश्रुत का ऐसा क्या है? कोई भी नहीं बता पाएगा, सब सुश्रुत समझ रहे हो। वा, वाग्भट ने बोला था सर।
नहीं, सर भाव प्रकाश या शारंगर है। भाव प्रकाश ने बोला, अब ये भी बोल दो क्यों बोला है, क्या कहा उन्होंने। सर विधाई। करेक्ट है बस, है ना। विधायी स्टार्टिंग में अगर ठीक है तिक्त बेटा। का सेवन किया है हाँ, तो। अगर अगर भोजन में अधिक विधा युक्त द्रव्यों का सेवन कर लिया जाए तो भोजन के अंत में मधुर रस का सेवन करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक, आपको द्रव्य गुण में पॉइंट पढ़ाया है मैंने। फिलहाल जो आपने सुना है वो करेक्ट आंसर है। पहले मधुर, उसके बाद अम्ल लवण, उसके बाद कटु तिक्त कषाय। ये है भोजन में रसों का क्रम। यहाँ देख रहे हो संसर्जन क्रम में रसों का क्रम। इसके पहले एक और सवाल का जवाब दोगे। अनु, अनु, जी सर। प्रधान शुद्धि में कुल कितने अनकाल होते हैं। सर 12। 12 करेक्ट है। ठीक है ना, तो वो सब भी आपको याद होगा, कल टेबल पढ़ाई थी मैंने संसर्जन क्रम वाले। तो देख लो यहाँ संसर्जन क्रम में रसों का क्रम, यहाँ कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों का मतलब क्या है कि जो रस होते हैं ना हमारे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 रस, उनको हमने नंबर दे दिए। मधुर को 1 नंबर, अम्ल को 2, ऐसा करके। ठीक, तो समझ लेना। तो यहाँ लिखा है 21, 23, 15, 64। इसका मतलब है शुरुआत में अम्ल मधुर। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना, अपने आप से मधुर अम्ल नहीं कर लोगे। जो क्रम मैंने लिखा है वो क्रम ही आपको याद रखना है। यहाँ 2 और 1 लिखा है, मतलब हुआ स्टार्टिंग में क्या देना है, अम्ल मधुर। तो आप मधुर अम्ल मत कर देना खुद से। क्लियर है। तो 21, उसके बाद 23 यानी अम्ल लवण, फिर 15 तो मधुर और तिक्त हो गया, और फिर लास्ट में 64 यानी कषाय और कटु। 21, 23, 15, 64 सिर्फ चरक के अनुसार ही कहा गया, तो इसी को याद रखेंगे, बाकियों पे फोकस ही नहीं करेंगे हम। तो 21, 23, 15, 64 समझ में आ गया ना, ये डिकोड कर लोगे ना। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है बेटा नस्य योग्य आयु। नस्य योग्य आयु तो आपको तो याद नहीं करनी, क्योंकि चरक में ऐसी बात है नहीं। वाग्भट सारंग की स्टेटमेंट है, इसको रहने दोगे आप। ये देखो श्लोक है चरक का एक, द्वारम ही शीर्षो नासा। ठीक है, कि नासा जो है वो सिर का द्वार है, कि मतलब वहां पे कोई मेडिसिन पहुंचानी है आपको ब्रेन के अंदर कह लो, तो नासा से ही पहुंचा सकते हो। कोई दोष निकालना है तो नासा से। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, पूछा जाता है कि भाई विरेचन कराते हैं हम लोग, मान लो, है ना, तो विरेचन कब कराएंगे। या हम लोग वमन कराते हैं, तो वमन कब कराते हैं या क्यों कराते हैं। या फिर शिरोविरेचन कराते हैं तो कब या क्यों कराते हैं। तो एक सीधा सा लॉजिक है कि हम दोषों को उस मार्ग से निकालते हैं जो निकटतम मार्ग होता है। ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। दोषों को हम निकालते हैं निकटतम मार्ग से। तो ब्रेन के कह लो सिर के आसपास अगर कोई दोष है उसको निकालना है तो नासा सबसे पास है। ठीक है, अगर उधर में कोई चीज है उसको बाहर निकालना चाहते हो, जैसे विष को मान लेते हैं हम लोग, तो सबसे पास का मार्ग क्या है, मुख है। अधोमार्ग नहीं है, याद रखना, लोग कंफ्यूज होता है। अधोमार्ग इसलिए नहीं है, इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है। ठीक है ना, तो ऊपर का मार्ग पास है, तो वमन करा के निकालते हैं। फिर कोई चीज पकवाशय में है यानी इंटेस्टाइन के अंदर है, उसको निकालने के लिए निकटतम मार्ग क्या है, अधोमार्ग, तो विरेचन के थ्रू निकाल देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर, कि दोषों को निकालना किस मार्ग से हम कैसे तय करते हैं कि निकटतम मार्ग कौन सा है। ये सिंपल सी बात है। तो इस पे कभी टीका या इस तरह आपको एग्जाम में दे दे सब्जेक्टिव में, तो लिख सकते हो उसके ऊपर लॉजिक के साथ फिर बना के बातें। तो आ जाएंगे वापस, चरक ने श्लोक दिया द्वारम ही शीर्षो नासा। ठीक है, तो सिर का द्वार क्या है, नासा है। आचार्य चरक के अनुसार नस्य 5 प्रकार के होते हैं, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, यहां से सवाल बनते हैं। देखते हैं वन बाय वन। पहले 5 के नाम याद करोगे आप, नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्श। नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्श। तो ये नस्य के 5 प्रकार हैं। नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम, प्रतिमर्श। ध्यान से देखोगे सबके भेद हैं फिर। नावन 2 प्रकार का, स्नेहन और शोधन नस्य। नावन 2 तरह का, स्नेहन और शोधन। अवपीड़ नस्य 2 प्रकार का, शोधन और स्तंभन। अवपीड़ 2, शोधन और स्तंभन। धमापन, कह रहे हैं चूर्ण का नस्य लेना। तो धमापन में मेनली क्या करते हैं कि हम एक नली के अंदर चूर्ण रखते हैं। जनरली ये चूर्ण कैसे होते हैं, काफी कह लो कि तीक्ष्ण प्रकार के चूर्ण होते हैं। उनको रख के ना फूंक मारी जाती है, तो वो चूर्ण जो है जाके पूरा नेजल म्यूकोसा वगैरह इरिटेट कर देता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर मूर्छित है तो वो होश में आ जाता है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि धमापन नस्य का प्रयोग जैसे कहाँ करते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ऐसी कंडीशन जहाँ व्यक्ति जो है वो अपने होश में नहीं है। ठीक है, ऐसे सवाल लैंग्वेज कुछ भी यूज करेगा तो आप समझ जाना कि धमापन नस्य देना है ऐसी कंडीशन में जहाँ व्यक्ति मूर्छित है। ठीक है, क्या करता है, देहि श्रोतो विशोधन, श्रोत का विशोधन कर देता है। धूम नस्य तीन प्रकार का आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है पीछे, BSP, है ना, वी का मतलब विरेचनिक, S से स्नेहिक और P से प्रायोगिक। नहीं पता जिसको लिख सकते हैं वो BSP करके, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक नस्य। फिर है प्रतिमर्श नस्य, तो स्नेह के द्वारा नस्य देना, प्रतिमर्श नस्य। खासियत है इसकी निर्दोषकृत, उभयार्थकृत, कि एक तो इसको प्रयोग करने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, तो उसके लिए लिखा है निर्दोषकृत, कि कोई दोष नहीं है इसको यूज करने में। ठीक है। दूसरा है उभयार्थकृत, यानी दोनों काम करता है, स्नेहन का काम भी करेगा, मतलब शमन का काम भी करेगा, और शोधन का काम भी करेगा। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो नस्य पांच तरह के, नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्श। ठीक है। एक और जरूरी बात है कि देखो शोधन नस्य दोनों के प्रकार में आता है कॉमन, नावन में भी और अवपीड़न में भी, ये ध्यान रखना। तो दोनों का टाइप है शोधन नस्य। बाकी नावन का टाइप है स्नेहन नस्य और शोधन नस्य। अवपीड़ का टाइप है शोधन नस्य और स्तंभन नस्य, शोधन और स्तंभन नस्य। धमापन यहाँ चूर्ण का नस्य दिया जाता है, देह श्रोतो विशोधनम इसका गुण है, देह श्रोतो विशोधनम। फिर है धूम नस्य, तो विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक, ये तीन टाइप है इसके, तो BSP करके हमने याद किया था, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। और लास्ट आता है प्रतिमर्श नस्य, तो स्नेही के द्वारा नस्य देना, प्रतिमर्श नस्य है, ये निर्दोषकृत है और उभयार्थकृत है। तो निर्दोषकृत मतलब कोई नुकसान नहीं है इसको लेने में, उभयार्थकृत तो दोनों काम करता है, स्नेहन का भी और शोधन का भी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपको मैंने स्नेहन जब पढ़ाया है, जिन लोगों ने पढ़ा है एटलीस्ट वो जानते होंगे, तो स्नेह की कौन सी मात्रा है जिसके लिए कहा गया उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, निराबाधा कर। अर्ध आहे। ठीक है ना। तो 6 घंटे में डाइजेस्ट होने वाली, यानी कि सबसे जो कम वाली मात्रा है स्नेह की, और मध्यम मात्रा Sir, के लिए Harsheshri we can tell na? That is Harsheshri also, na, sir? आहे। अरे मंदीभ्रंश। वो तो बेटा और भी कम होती है सबसे, Harsheshri. वो तो कम से भी कम मात्रा है, वो तो अज्ञात कोष्ठ वाले को देनी है। ठीक है ना। Okay, sir. हम्म। और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्नेह की जो तीन मात्राएं हैं, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, अवर मात्रा। तो अवर मात्रा के लिखा हुआ है निराबाधा कर। ऑब्वियस सी बात है, जो आप कह रहे हो करेगी वो भी कुछ नहीं, है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन उससे भी नहीं होने वाला है। लेकिन हम ऐसे नहीं आंसर लगाते हैं आयुर्वेद में, ये है जो जिस चीज के साथ लिखा हुआ है उसी को सीधे करना है हमको। तो आपको अवर मात्रा लगानी है। दूसरा एक और पॉइंट है, शायद नहीं बताया होगा आपको, लिख लोगे चाहे तो यहीं पर, निर्दोष कृत के नीचे ही लिख लो ब्रैकेट में, कि बैठे बैठे सोना, बैठे बैठे सोना, कोई व्यक्ति अगर बैठे बैठे सो जाए तो उससे भी कोई दोष नहीं होता, उसमें सवाल आता है। ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, लिख लो बकरे का मांस, उसके लिए भी लिखा हुआ है आदोषलम, उसको खाने से भी कोई दोष प्रकोपित नहीं होता, बकरे का मांस आदोषलम। ठीक है। तो निर्दोष कृत में एक तो प्रतिमर्श नस्य आपने देख लिया जिसके साथ क्लियर कट शब्द दिया है ऐसा, प्रतिमर्श नस्य है। बाकी मैंने कहा कि स्नेह की सबसे छोटी मात्रा जो होती है, ठीक है, वहां भी ऐसा ही है, निराबाधा कर लिखा हुआ है वहां पे। और बैठे बैठे सो जाना, उससे भी कोई दोष कुपित नहीं होता। और लास्ट बकरे का मांस, वहां भी लिखा है आदोषलम, बकरे का मांस। ठीक है। अच्छा, आपका मैं जल्दी अब मॉडर्न वाला पार्ट बेटा लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अब डिले नहीं कर पाएंगे आपका। अ, एक तो गायनी वाला पोर्शन जो है मैंने आज काफी हद तक उसके नोट्स बना लिए हैं, तो कल जहां तक मैं उसको पूरा फाइनल कर दूंगा जो नोट्स हैं हमारे गायनी वाले, तो वो आपको दे दूंगा। ठीक है, फिर हम वो पढ़ पाएंगे। और जल्दी हमें अब चिकित्सा वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है, चरक के चिकित्सा सूत्र रोगों के साथ, थोड़ा थोड़ा बेसिक तो देखना पड़ेगा, और योग उनके साथ क्या दिए हुए हैं, तो वो दे दूंगा मैं आपको। प्लस एक चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहोगे कि थोड़ा सा अब आपको लिखना पड़ेगा, अब तक तो लिखना नहीं पड़ा है ना, लेकिन कुछ चीजें अब मैं पढ़ाऊंगा। तो जैसे गाइड से हम लोग अगर फार्मा वाला पोर्शन लूंगा, मैं सोच रहा हूँ जो गोविंद पारिक गाइड है, तो मुझे कुछ ऐड कराना होगा ना, वहीं मैं ऐड करा दूंगा। तो मैं बता दूंगा आपको, जब वो क्लासेस होंगी थोड़ा सा मैं आपको समय देके लिखने के लिए तैयार रहना है। सारा नहीं पढ़ेंगे हम, जब फार्मा पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि बैठ के हम पूरा उसके जितने भी ग्रुप्स होंगे या जितने भी क्लासेस होंगे वो सारा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ जरूरी पॉइंट्स देखने हैं।
है ना, वही एग्जामिनर का पर्पज होता है। क्लियर। बाकी जब आपको चिकित्सा पढ़ाऊंगा तो उसी के साथ ही आपके सिलेबस में है कि कॉमन वायरल बैक्टीरियल डिजीजेज है ना, एसटीडीज वगैरह इस तरह के टॉपिक भी हैं, उस सबको उसके साथ ही कवर कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको वहीं पे साथ साथ ही बता दूंगा। जो जो कुछ पॉइंट ऐड कराने होंगे, कि मान लो ज्वर की बात आती है तो मैं आपको वहीं टाइफाइड के बारे में कुछ बेसिक अगर होगा, डेंगू के बारे में कुछ होगा, या मलेरिया के बारे में कुछ होगा, तो वो लिखवा दूंगा, ठीक है। तो उसको उस तरह से पढ़ना है। तो आगने वाली क्लासेस के अंदर थोड़ा सा आपको लिखने का काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा, कि आप जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ एक दो पॉइंट लिख लिया करो।